हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जानते ही हैं हमारी सीडीपी की डेली इवनिंग में क्लासेस चल रही हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है फ्रेंड्स। और ये जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आई थिंक 34 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, अगर वो सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करना है आपको, और उसके बाद आप पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर क्लास की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालकों में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियों के विषय में सही कथन है। कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके पूछ रहे थे टेलीग्राम पे, इवन ये यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी, कि ये क्लासेस पेपर 1 के लिए हैं या पेपर 2 के लिए हैं। तो देखिए, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं। ठीक है, दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मिक्सअप हैं। तो चलिए देखते हैं, जो मूल प्रवृत्तियाँ बालकों में पाई जाती हैं उससे रिलेटेड सही कथन कौन सा है। पहला है, मूल प्रवृत्तियाँ केवल विशिष्ट बालकों में पाई जाती हैं। जी नहीं, मूल प्रवृत्तियां हर एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। ठीक है, ये कह रहा है सिर्फ विशिष्ट बालकों में, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसमें कोई भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, मूल प्रवृत्तियां बेसिकली होती क्या हैं, जो जन्म से होती हैं। ठीक है, हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात पर रोना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मार खाने से पहले ही डर करके रोना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मार खाने के बाद भी नहीं रोते हैं। तो ये क्या है ना, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, हर किसी के अंदर अलग अलग होती हैं। किसी बच्चे को गुस्सा आता ही नहीं है, किसी बच्चे को एक छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये सभी आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, और ये बेसिकली जो हमारी जनरेशन होती है, पहले वाली जनरेशन, वहाँ से मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो ये बढ़ती जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो अब देखिए सही आंसर क्या होगा, अब आप लोग खुद से कर पाएंगे। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात और आंतरिक होती हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। असत्य आपको बताने हैं। पहला है, इस शिक्षा नीति में एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहला तो यहाँ पर सही है फ्रेंड्स कि एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2040 तक बढ़ाने की बात। जी नहीं, उच्च शिक्षा में 3.9 करोड़ नई सीटें जोड़ने, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हम कहेंगे असत्य कथन यहाँ पर सेकंड और थर्ड हैं, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार मैंने ये आपको करवाया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है, जबकि डैश द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था है। आपको बताना है इनमें से प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है और द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है, प्राथमिक सामाजिकरण मतलब होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का। जब बच्चे का जन्म होता है किसी भी फैमिली में, तो सबसे पहले उसका जो प्राथमिक सामाजिकरण है वो फैमिली से होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए फैमिली में ही वो पलता है, बढ़ता है, और धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है, अपने से बड़ों की नकल करना शुरू करता है। तो ये सब फैमिली में होता है, और ये एक सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो इसीलिए हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण परिवार में होता है। तो अब देखिए, परिवार यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है ना। इनमें तो परिवार दिया ही नहीं है, ये वैसे ही बाहर हो गए। फिर कह रहा है, जबकि डैश द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था है। अब द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था क्या होगी, पड़ोस होगी या फिर किताबें होंगी। ऑब्वियसली पास पड़ोस होगा, है ना। जो हमारे नेबर्स हैं वहाँ से भी तो हमारा सोशलाइजेशन होता है। सबसे पहले फैमिली में होता है, उसके बाद हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे सोशलाइजेशन होता है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि प्राथमिक सोशलाइजेशन फैमिली में होता है, परिवार में होता है, जबकि सेकेंडरी जो होता है हमारा पास पड़ोस में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है।
देखिए, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है। पहला है सीखने सिखाने से पहले, के दौरान और बाद में मूल्यांकन। दूसरा है स्वमूल्यांकन। तो स्वमूल्यांकन तो ये नहीं होता है। स्वमूल्यांकन मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, जब बच्चा खुद का असेसमेंट खुद से करता है। ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं। विद्यार्थियों और शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया, जी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है ना, यानी कि सीखने के लिए असेसमेंट, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सीखने सिखाने से पहले भी बच्चे का मूल्यांकन होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे टीचर कोई चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं, पूर्व ज्ञान, तो वहाँ पर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं वो क्वेश्चन पूछ करके, है ना। दूसरा, पढ़ाने के दौरान, बीच बीच में, हम कहते हैं ना ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस भी आपका मूल्यांकन होता है। जैसे टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद बच्चों से उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ये जांचने के लिए कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे समझ भी पा रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं, ये होता है। ठीक है, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस जो आपका आकलन होता है, असेसमेंट होता है। नेक्स्ट है बाद में मूल्यांकन, बाद में भी होता है। जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2-3 चैप्टर का एक साथ ही एग्जाम ले लेते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, जब आपने चैप्टर पढ़ लिए तो उसके बाद आपका मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, तो ये आपका होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पहला है स्वलीनता, दूसरा है लेखन वैकल्य, तीसरा है प्रमस्तिष्कीय घात और चौथा है गतिशील दिव्यांगता। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है। तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है फ्रेंड जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, वो कौन सा है, स्वलीनता है। ऑटिज्म, ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चे जो हैं दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते, खुद में लीन रहने की कोशिश करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें समाज में भेज देंगे ना तो वो खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं, और ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके फ्रेंड जो हैं बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड, ना के बराबर। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे ये स्वलीनता है, यानी कि ऑटिज्म है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेखन वैकल्य होता क्या है। इसका मतलब होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं बच्चे को लेखन वैकल्य है। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा SAW 100, ठीक है, टीचर लिख रहे हैं SAW 100, बच्चा उसको क्या लिखता है पता है, बच्चा लिखेगा वॉज, WAS वॉज, यानी कि उसको लिखने में दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे बच्चों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करने वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसे बच्चों के लिए नहीं करनी चाहिए। पहला है मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना, यही यहाँ पर नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ये क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि देखिए बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम है तो आप बच्चों को ऑडियो मेथड से पढ़ाइए, बच्चों के साथ आप कम्युनिकेट करिए, उस तरीके से भी तो पढ़ा सकते हैं, है ना। ऑडियो रिकॉर्डर का यूज़ करिए, डिस्कशन मेथड यूज़ करिए, जहाँ पर बच्चे सिर्फ बोल करके चीज़ें सीखें और अपनी मन की बात जो है टीचर को बता पाएँ, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य को अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि लिखना है। अब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये तो बच्चे के लिए बाधा उत्पन्न करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन देखिए, नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। जी हाँ, विचार साझा करेंगे, बिल्कुल। बच्चे को लिखने में दिक्कत है, विचार साझा करने में थोड़ी दिक्कत है, डिस्कस तो कर ही सकता है ना। नेक्स्ट है कक्षा के नोट्स की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध करवाना। जी हाँ, देखिए बच्चे को लिखने में दिक्कत है, अगर आप उसको नोट्स दे दोगे बने बनाए तो उसके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट है कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप उपलब्ध करवाना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑडियो रिकॉर्डर आप जानते हैं, लैपटॉप आप जानते ही हैं, इनके थ्रू बच्चा सुन करके चीज़ों को सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए श्रवण बाधिता मतलब यहाँ पर बच्चों को सुनने में दिक्कत हो रही है, आप कुछ बोल रहे हैं और बच्चा कुछ और ही सुन रहा है, तो ऐसे बच्चों के समावेशन के लिए, मतलब उन बच्चों को आप नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना चाहते हैं
तो एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं? पहला है सांकेतिक भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना। दूसरा है व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग करना। तीसरा है व्याख्यान के ऑडियो टेप का प्रावधान करना। चौथा है पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही है, मौखिक अभिव्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पर सही नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ऑडियो टेप की बात हो रही है। अब बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो वो कैसे सुनेंगे? व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण की बात हो रही है, मतलब सामने वाला जो कह रहा है बच्चे को वो सुनना है और समझना है। अब बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो वो कैसे समझेगा? सीधी सी चीज़ है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है? पहला है, देखिए समावेशी शिक्षा मैंने आपको बताया हुआ है कई बार। इसमें क्या होता है, सभी बच्चों को एक साथ मिलकर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर बच्चा एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखता है। बच्चे का जो है सक्रिय रूप से यहाँ पर समावेशन हो पाता है। और आप जानते हैं समावेशी शिक्षा में और क्या चीज़ें होती हैं कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी एज के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार, उनकी एबिलिटी के अनुसार शिक्षा दी जाती है। यानी कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है, उनकी जो आयु है, आवश्यकताएं हैं और जो उनकी क्षमताएं हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अलग होता है और हर किसी के अंदर एक अलग यूनिकनेस होती है ना। इवन जो ट्विंस होते हैं ना, वो भी कभी समान नहीं होते। हमें लगता है कि दो व्यक्ति हैं जो ट्विंस हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो देखिए 100% वो भी एक जैसे नहीं होते। या तो हो सकता है उनकी सीखने की एबिलिटी अलग अलग हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें ज़रूर होगा। तो ये जो विभिन्नता होती है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है समावेशी शिक्षा में, ठीक है। अब आप अपने आंसर तक खुद पहुंच जाएंगे। देखिए, ये कह रहा है विशेष समूह में अध्यापकों को शामिल करना है, नहीं। खेलों का विशेष आयोजन करता है, नहीं। शिक्षक के इनपुट को प्रोत्साहित करता है, नहीं। कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना, जी हाँ बिल्कुल सही। जो कि मैंने आपको बताया, विभिन्नता होती है, हर व्यक्ति दिखने में, उनकी एबिलिटी, रुचि सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार बच्चों को शिक्षा देना, ये आपका समावेशी शिक्षा के अंदर आता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, समावेशी शिक्षा में ना फ्रेंड्स, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। बायसनेस नहीं होती है, लड़का है लड़की है, देखने में कोई गोरा है कोई काला है कोई ऐसा है, मतलब बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है सभी को समावेश करना, इंक्लूड करके पढ़ाना, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये हमारी बेस्ट मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन क्या दर्शाता है? अब कथन है सब्जी बेचने वालों के बच्चे अपने साथियों की तुलना में फल और संख्याओं का योग करना जल्दी सीखते हैं। सीधी सी चीज़ है ना। अब ऐसा क्यों होता है आपको पता भी होगा, क्योंकि जो सब्जी बेचने वालों के बच्चे, यानी कि जो शॉपकीपर होते हैं, सब्जी हो या कुछ भी हो, शॉप में जो काम करते हैं, उनके बच्चों की जो मैथ्स की कैलकुलेशन है वो फास्ट होती है, कह रहे हैं इस कथन में। ऐसा होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कभी कभी वो भी शॉप में बैठेंगे बच्चे, वो भी देखते होंगे, है ना, कि पापा किस तरीके से दे रहे हैं सामान या मम्मी कैसे दे रही हैं, जो भी हैं उनके रिलेटिव। तो ये चीज़ें बच्चा देखता है और घर आकर के भी जो सोसाइटी है अंदर की, यानी कि जो उनकी फैमिली है, फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, बच्चे के लिए तो वो एक सोसाइटी की तरह होते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपस में बातचीत होती होगी कि आज इतना लिया, इतना कमाया, इतना गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है? हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। तो उस बच्चे का जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है ना, वो उसके अंदर मैथ्स की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। वो अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहा है उससे वो चीज़ें सीखता है, फिर चाहे वो योग का कॉन्सेप्ट हो या फिर कोई भी चीज़ें हो। आप एक बच्चे का नेचर देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, वो सिर्फ उस बच्चे का नहीं होता है, बल्कि वो जहाँ पर रहता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। दूसरा दिया है सीखना स्कूल के बाहर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप जानते होंगे जो बच्चे कभी स्कूल भी नहीं जाते वो भी बहुत अच्छा सीखे होते हैं। पाठ्यचर्या असंदर्भित होनी चाहिए, नहीं। पाठ्यचर्या केंद्रीकृत होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया हर व्यक्ति जो है विभिन्न होता है, विविधता पाई जाती है।
चाहे संस्कृति के बेसिस पर हो, चाहे कलर के बेसिस पर हो, हाइट के बेसिस पर हो, बच्चे का इंटरेस्ट हो, उसकी एबिलिटी हो, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। और संस्कृति भी बच्चों की अलग अलग होती है ना। तो एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार से देखना चाहिए। पहला है सीखने की प्रक्रिया में बाधा। जी नहीं, ये कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव चीज़ है और इसको सम्मान देना है। विद्यार्थियों में कमी है, नहीं। अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक है, नहीं। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें बढ़ावा देना है। जी हाँ, हर किसी की संस्कृति अलग अलग होती है और उस चीज़ को हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है, ना कि बच्चों को उनकी संस्कृति से अलग करना है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक कक्षा के शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय कौन सा है। पहला है अच्छा भाषण देना, दूसरा है अभिभावकों से शिकायत करना। जी नहीं, शिकायत करना नेगेटिव चीज़ होगी। नवाचारों का प्रयोग करना और विद्यालयी आदर्शों का पाठ पढ़ाना। पाठ नहीं पढ़ाना है। अब देखिए दो ऑप्शन बचे, एक नवाचार का प्रयोग और एक अच्छा भाषण देना। अब देखिए अभिप्रेरणा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर नवाचार की बात नहीं होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर भाषण को आपने नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में लेना होगा, क्योंकि जो मोटिवेशन होती है वो आप लेक्चर दे करके बच्चे के अंदर बढ़ा सकते हैं। अब लेक्चर ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। लेक्चर लाइक आप महान महापुरुषों के बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में, उनकी जो जीवनी है वो बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, तो आप जानते हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये सब आप जो लेक्चर देंगे ना बच्चों को, ये पॉजिटिव वे पे होंगे और इससे बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, जब वो व्यक्ति ये कर सकते हैं तो मैं भी तो ये चीज़ सीख सकता हूँ। इस तरीके की भावनाएं बच्चों के मन में आती हैं। तो यही होता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है। पहला है बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। तीसरा है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। और चौथा है बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है। अब यहाँ पर हो सकता है आपको सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हों। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं फ्रेंड्स, जब हमें लगता है कि ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, अब कौन सा वाला हम टिक करें। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको ढूंढना होता है। जैसे क्वेश्चन में मेन वर्ड आप पकड़िए, इसमें है सामाजिकरण। ठीक है, सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है, तो इससे क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, बच्चा समाज में रहना सीख पाएगा, समाज में उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना, ये सब सीख पाएगा। और इसको हम कहेंगे समायोजन, एडजस्टमेंट, समाज में एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा कि बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन करना सीख लेता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी नैतिक शिक्षा को तब ही ग्रहण कर सकते हैं जब। पहला है नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए। दूसरा है शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। तीसरा है परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। और चौथा है नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए। देखिए नैतिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है ना, जहाँ पर बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर क्या होता है ना, टीचर अगर खुद से नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा है तो बच्चा टीचर को देखकर खुद ही सीख जाएगा। ऐसा जब बच्चे का जन्म होता है ना, किसी भी फैमिली में बच्चा छोटा होता है, तो बच्चों को सिखाने के बजाय आप ये करिए कि जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो आप खुद से एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली बच्चा आपको देख करके वही सारी चीज़ें सीख जाएगा। भाषण देने से बेटर होता है आप खुद से उस काम को करिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको देखे और खुद से करना स्टार्ट कर दे। आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप ये काम करो, बच्चा खुद ही सीख लेगा। तो ऐसे ही होता है नैतिक शिक्षा। तो टीचर का काम है कि नैतिक मूल्यों का वो पालन करे, उनका आचरण करे, और बच्चों को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, आप खुद से पालन करोगे तो बच्चे आपको देखकर खुद ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। बाकी यहाँ पर कह रहा है पाठ्यक्रम में आप जोड़ दोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, अनिवार्य कर दोगे, तो ये सब क्या होता है, ज़बरदस्ती वाला हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सीरियसली बच्चा नैतिक मूल्यों का पालन करे, तो सबसे पहले एज अ टीचर आपका काम है कि आप उन मूल्यों का पालन स्वयं करें। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्षधर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक है, क्या है? पहला है सैद्धांतिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, वैयक्तिक आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता। तो देखिए जॉन डीवी कहते हैं कि ये जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है, ये एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, याद रखेंगे, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और देखिए जॉन डीवी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो टीचिंग की प्रोसेस है वो ट्राइपोलर है, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय है। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन डीवी ने। अब वो 3 ध्रुव कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखना है। वो 3 ध्रुव हैं टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम। ठीक है, ये कहा था जॉन डीवी ने। और वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो बाइपोलर है, यानी कि 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था एडम्स ने। ठीक है, जॉन एडम्स। अब देखिए वो 2 ध्रुव कौन से हैं एडम्स के अकॉर्डिंग? वो हैं टीचर और स्टूडेंट, बस। लेकिन जॉन डीवी ने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया करिकुलम को। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम यदि समाज के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति में सहायक है तो विद्यालय को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पहला है शिक्षार्थियों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में भी तर्कसंगत परिवर्तन करें। दूसरा है पाठ्यक्रम का उचित चयन और निर्माण करें ताकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। तीसरा है उन पाठ्यपुस्तकों का चुनाव करें जो प्राथमिकता के आधार पर शिक्षार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। यहाँ पर क्या होगा ना, थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, उन पाठ्यपुस्तकों का चुनाव करें जो प्राथमिकता के आधार पर शिक्षार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, यानी कि जो उनका बेस है पहले वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम ऐसे ही कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।